So good afternoon everybody, welcome to this class। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड कंजर्वेशन, यानी कि जो ओजोन की परत है उसका क्षरण कैसे होता है और उसका संरक्षण के क्या उपाय हैं जो कारगर हो सकते हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ये आपके सेकंड पेपर में पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज ओजोन? ओजोन इज नथिंग न्यू फॉर यू। आप जानते हो कि O3 को हम ओजोन कहते हैं, है ना, ये ऑक्सीजन का भाई है। और ग्राउंड लेवल पे वैसे ओजोन जो होता है वो एयर पॉल्यूटेंट माना जाता है। हमने अभी एयर पॉल्यूशन पढ़ा था तो हमने आपको बताया था कि ओजोन इज ऑल्सो एन एयर पॉल्यूटेंट, और ये कई प्रकार के हार्मफुल रेस्पिरेटरी इफेक्ट पैदा करता है, यानी श्वसन तंत्र पर कुछ इसके विपरीत प्रभाव होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं एयर पॉल्यूशन में। लेकिन अब हम देखते हैं कि ओजोन का हमारे जो समताप मंडल, जो वायुमंडल है, वहां पर होना कितना लाभकारी है और किस प्रकार से पूरे मानव जाति को इसने कई प्रकार के विभीषिकाओं या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाया है। तो ये हमारे अपर एटमॉस्फेयर में रहता है और बेसिकली ये फिल्टर करता है। किसको फिल्टर करता है? कि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, द अल्ट्रावायलेट रेज दैट कमिंग फ्रॉम द सन, दोज रेज आर फिल्टर्ड बाय द ओजोन लेयर। अभी हम डायग्राम देखेंगे तो अर्थ के एटमॉस्फेयर पर ये बड़ा ही लो कंसंट्रेशन में पाया जाता है, लेकिन ये काफी प्रभावकारी होता है सूर्य के विकिरण के प्रभाव, जो हानिकारक विकिरण पराबैंगनी किरणों के रूप में होते हैं, उनको रोकने में। और दूसरी बात यह है कि इसके ओजोन के कई कंज्यूमर एप्लीकेशन भी हैं, लेकिन वो चीजें अभी रिलेवेंट नहीं है। सो देखिए, ये अर्थ का सरफेस है, आप देख रहे हो, दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहां से ये वाला भाग जो है इसको हम ट्रोपोस्फेयर या क्या कहते हैं इसको, क्षोभ मंडल कहते हैं सर, ठीक है। फिर ये है दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको हम समताप मंडल कहते हैं। ये मीजोस्फेयर है, इसको मध्य मंडल कहते हैं, और ये आयन मंडल है। इन सब से अपना लेना देना नहीं है। जो स्ट्रेटोस्फेयर है वहां पर क्या होता है कि करीब करीब अराउंड 50 से लेकर के 70-80 किलोमीटर का जो रेंज होता है, वहां पर ओजोन की एक लेयर पाई जा रही है। और ये ओजोन की लेयर क्या करती है कि मान लीजिए यहां पर सन है, तो सन से जो भी विकिरण आ रही है, अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज है तो ये अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर कर देता है। तो ये ओजोन का काम है। ओजोन लेयर जो हमारे वायुमंडल में है उसका काम ये है। अब सवाल ये है कि ओजोन का क्षरण क्यों हो रहा है? यही जो लेयर है, इसमें अगर ओजोन जो गैस है उसकी सांद्रता कम हो जाए, या वहां का जो लेयर है उस क्षीण होने लगे, उसका डिप्लीशन होने लगे, तो डिप्लीशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द ओजोन। सिंपल सी बात है, केमिस्ट्री यही कहती है कि अगर जो ओजोन गैस है उसको आप तोड़ने लग जाएंगे, उसको डिसोसिएट करने लग जाएंगे, डिग्रेड करने लग जाएंगे, अपघटित करने लग जाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो ओजोन का लेयर है ये कमजोर पड़ जाएगा, भीना पड़ जाएगा, पतला पड़ जाएगा, या फिर ये, तो उस कंडीशन में क्या होता है, फिर इसकी जो पराबैंगनी किरणों को रोकने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। तो ये देखिए, ये सन है, सन से अल्ट्रावायलेट रेज आता है। सबसे पहला स्टेप क्या है? देखिए कि धरती पर जो मनुष्य है वो तरह तरह के अपने अप्लायंसेज यूज करता है, फ्रिज करता है, रेफ्रिजरेटर करता है, एसी करता है, जो आप जितने भी स्प्रे वाले जितने परफ्यूम हैं, या जो स्प्रे पेंटिंग होती है वहां पर जो एरोसॉल होता है, तो कई जगह पर ये चूंकि कूलिंग गैस है, कूलेंट गैस है, तो इसको कई जगह प्रयोग में लाते हैं, तो ये बनते हैं। ये बनने के बाद क्या होता है कि जो सेकंड स्टेप ये होता है कि ये जो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनको हम ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस या ODS भी कहते हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन सेकंड स्टेज में क्या कर रहा है कि ये इसको डिकम्पोज कर रहा है। डिकम्पोज करने के कारण क्या होता है कि तीसरे स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पर जो ओजोन लेयर है इसका डिप्लीशन हो रहा है, यानी कि जो ओजोन गैस है
इसका डिसोसिएशन हो रहा है, अपघटन हो रहा है, जिसके कारण ये जो लेयर है ये जीना पड़ रहा है, यहाँ पर पतला होता जा रहा है या हट रहा है बिल्कुल से लेयर। हटने के बाद क्या होगा कि फिर जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो सीधी आएगी, सीधी आने के बाद वो कई स्किन कैंसर और दूसरे एलिमेंट पैदा करती है, और यही नहीं पैदा करती बल्कि इसके फसलों को बहुत तरह का नुकसान होता है, ग्लोबल वार्मिंग, कई तरह के काम होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ओजोन लेयर का हमारे छत की तरह हमारे समताप मंडल में होना, हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में होना अत्यावश्यक है। देखिए होता कैसे प्रोसेस। ये स्ट्रेटोस्फेयर का जो ओजोन डिप्लीशन है, सबसे पहले यहाँ देखिए कुछ रिएक्शन लिखा हुआ है, X+O3, यानी ओजोन के साथ X मिला तो इसने क्या बनाया, X का ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। और फिर ये जो X का ऑक्साइड है, फिर ये ऑक्सीजन रेडिकल से मिलता है, तो फिर क्या करता है, फिर ये X अलग हो जाएगा और X2 अलग हो जाएगा। मतलब रिजल्टेंट इसका ये है कि जो ओजोन है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द ऑक्सीजन। अब यहाँ जो X है, ये जो पॉसिबल X हो सकता है, एक तो होता है ये क्लोरीन रेडिकल। क्लोरीन के जो मूलक होते हैं, आयन होते हैं, वो एक बहुत ही पोटेंट रेडिकल है जो ओजोन डिप्लीशन में काम आता है। तो दूसरे स्थान पर इसका ब्रोमीन आता है। तो कोई भी जो वोलाटाइल कंपाउंड है, यानी ऐसा कंपाउंड जो वाष्पीकृत हो जाता है अपने आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, उसको वोलाटाइल कंपाउंड कहते हैं। तो कोई भी वोलाटाइल कंपाउंड में क्लोरीन और ब्रोमीन है, जैसे CFC गैसेस होती हैं, अपने आप उत्सर्जित होने वाली गैसेस होती हैं, वो इसका सोर्स हो सकता है। आमतौर पर जो CFC है जिसमें कि क्लोरीन होता है, ये क्लोरीन जो होता है धरती पर बनते हैं और 1 साल के अंदर ये स्ट्रेटोस्फेयर पर पहुंच जाते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि जो इसकी उपस्थिति में जो ये बॉन्ड बनते हैं और ये सारी क्रियाएं उपस्थित चालू होती हैं, तो ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जाकर के जो स्ट्रेटोस्फेयर या जो समताप मंडल हमने आपको बताया वहां पर जाकर के जमा होती है और वहां पर ओजोन के क्षरण का काम करती है। तो मेन इसका, जैसे मैंने बताया, क्लोरीन का रेडिकल है या क्लोरीन आयन। अब सवाल ये है कि क्लोरीन जो है वो रिलीज होता है। अब देखिए क्लोरीन चलिए जमा हो गया, लेकिन होता क्या है कि जो ध्रुवीय प्रदेश हैं, जैसे नॉर्थ पोल या साउथ पोल है, आपको पता है कि वहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और इतनी ठंड पड़ती है कि 6 महीने तक वहां सूरज नहीं निकलता। तो 6 महीने तक अगर अंधेरा रहेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि सूर्य की अनुपस्थिति में वहां का जो टेम्परेचर है वो बहुत डाउन चला जाता है, -80 डिग्री के आसपास। उस कंडीशन में क्या होता है कि वहां पर जैसे लिखा हुआ है ना कि विंटर में साउथ पोल पे क्या होता है कि जब कोई सनलाइट और नहीं होती, या एंटार्क्टिका पर क्या होता है, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन होता है। फिर वहां पर क्या होता है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड का निर्माण हो जाता है कि ध्रुवीय प्रदेश पर जो स्ट्रेटोस्फेयर वाला जोन है वहां पर एक क्लाउड, ये बादल जैसा निर्माण होता है। और इन बादल में क्या होता है, ये बादल बेसिकली आइस पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर ये जब तक ये ठंडा है तो ये क्या होता है कि सारे जो क्लोरीन यहां से रिलीज हुए हैं इस PHC में, यानी कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड में जाकर के जमा होते हैं और जमे हुए रहते हैं। तब जब तक ये ठंडा इनका टेम्परेचर है तब तक इनके रिलीज होने की संभावना नहीं है। तो ये स्टोर्ड क्लोरीन है और ये फिर ओजोन लेयर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। और वो जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड होता है PSC जिसको मैं कह रहा हूं, उसमें आइस क्रिस्टल्स होते हैं और उस आइस क्रिस्टल्स में क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होगा, वाटर होगा, क्लोरीन के कंपाउंड्स होंगे, ये सारी चीजें होती हैं। अब ये सारी चीजें होती हैं, जैसे देखिए ध्रुवीय प्रदेश पर, यहाँ पर ये पृथ्वी का ध्रुव है जो नॉर्थ पोल से या साउथ पोल से ऊपर से फोटो खींचा गया है, ये सैटेलाइट से ली हुई इमेज है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक जो ध्रुवीय समताप मंडलीय क्या कहते हैं बादल का निर्माण हो गया है। और फिर क्या होता है कि ये जो HCl और ClNO जो विंटर में बिल्डअप हो जाते हैं, जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है तो ये जो होता है, जो क्रिस्टल्स में जमे हुए जो क्लोरीन होते हैं वो रिलीज होने लग जाते हैं। और फिर ये सारे के सारे रिएक्शन है, देखिए ये आइस क्रिस्टल के ऊपर HCl जमा हुआ है। जब तक ये आइस क्रिस्टल बना हुआ है तब तक तो ठीक है,
लेकिन ये जो कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसकी वजह से, जैसे HCl है ये क्लोरीन रिलीज कर रहा है, ClNO2 है ये भी HOCl में कन्वर्ट होता है, HOCl जो है फिर ये क्या करते हैं हम, ये क्लोरीन रिलीज करेगा, बनाएगा, और क्लोरीन जो है फिर क्लोरीन जो है सनलाइट में, ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। इवन आप आफ्टर की क्लोरीन गैस बन रही है, जो सनलाइट की उपस्थिति में ये भी अपघटित होता है, डिसोसिएट होता है, और ये क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बना देता है। तो इस प्रकार से कई विधियां हैं कि जैसे सर्दियों में तो ये जमा रहता है सारा का सारा CFC का जो क्लोरीन है, लेकिन जैसे गर्मियां आती हैं ध्रुवीय प्रदेश में, वहां टेम्परेचर जैसे राइज होता है, तैसे वो सारे के सारे जो स्टोर्ड क्लोरीन है, जो संग्रहित क्लोरीन है, वो रिलीज होने लगते हैं, और वातावरण में बहुत बड़ी मात्रा में क्लोरीन का उत्सर्जन हो जाता है। क्लोरीन का उत्सर्जन तो नहीं कहना चाहिए इसको, क्लोरीन जो है वो रिलीज हो जाती है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये 1928 में कूलेंट के रूप में डेवलप किया गया, और तब से ये AC में, रेफ्रिजरेटर में, एरोसोल, जैसे मैंने कहा कि जितने भी आपके परफ्यूम हैं, सेंट हैं, उसमें जो जितने भी स्प्रे वाली बॉटल आती है, डिओड्रेंट है, उसमें सब में वही गैस भरी रहती है। आपने वो कौन सा एक एडवर्टीजमेंट नहीं आता कि इसमें गैस ही गैस है, परफ्यूम नहीं है, समथिंग। तो वो जो गैस होती है, गैस नहीं होगी तो परफ्यूम रिलीज ही नहीं होगी। तो वो जो एरोसोल है वो है, फिर केन प्रोपेलेंट हैं, फिर जो इलेक्ट्रॉनिक जो क्लीनर्स होते हैं, बहुत सारे तरह के क्लीनर्स होते हैं, स्प्रे पेंटिंग की जाती है, कई फायर एक्सटिंग्विशर में ये यूज होता है, सॉल्वेंट बहुत सारे हैं। उसके बाद कई तरह के एजेंट हैं जो जैसे आप देखते हो कि शादी वगैरह में या कहीं भी आप ऐसे फोम बनाने वाले कुछ ऐसे ब्लोइंग एजेंट होते हैं। तो ये सारे के सारे में क्या होता है कि CFC12 या जिसको हम R12 कहते हैं, ये सबसे ज्यादा कॉमन टाइप का कूलेंट है, और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है इंडिया में। हालांकि ये पुराना डेटा है, ये तो बढ़ गया होगा, लेकिन पर कैपिटा पर एनम, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष करीब 200 ग्राम इंडिया में CFC का कंजम्पशन है, जबकि जो डेवलप्ड नेशन है वो 1 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति साल तक करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहां पर इन कूलेंट्स का ज्यादा यूज होता है, और जो CFC का जो वातावरण में रिलीज है, इसके लिए विकसित देश हमेशा से ज्यादा जिम्मेदार रहे हैं। अब देखिए जो CFC है उसके कितने प्रकार होते हैं। जैसे मैंने कहा CFC12 है ये, उसका भाई है एक CFC11। CFC12 क्या है? CF2Cl2। ध्यान दीजिए कि इसकी जो लाइफ टाइम है वायुमंडल में, इसका जो जीवन है, इसकी जो अर्ध आयु है, हाफ लाइफ, ये कितनी ज्यादा है। 105 साल तक ये वायुमंडल में रह सकते हैं, और ये जितना ज्यादा परसिस्टेंट होंगे वायुमंडल में, जितना ज्यादा इनका लाइफ टाइम होगा, उतना ज्यादा ये नुकसानदेह। इनका जो ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल है, अगर 100% माने तो करीब 95% इनकी क्षमता होती है ओजोन डिप्लीशन करने की। और यही नहीं, इनमें जो ग्रीन हाउस गैस के रूप में भी काम आते हैं, इनकी जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत ज्यादा होती है। तो कहने का मतलब कि वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए ये बहुत ही घातक और बहुत ही खतरनाक कूलेंट है। फिर CFC11 पे चले जाइए, CFCl3। इसकी जो एज हो, इसकी जो लाइफ होती है करीब 60 साल होती है। इसका पोटेंशियल CFC12 की तुलना में ज्यादा है एज ओजोन डिप्लीशन कंपाउंड, और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो CFC2 से कम करता है। आप इसी तरह से अगर देखते जाएं, इस टेबल को आप ध्यान से देखें तो एक तो ये है कंपाउंड HCFC, जिसको 123 जिसको कहते हैं, या R123 जो है, इसकी हाफ लाइफ देखिए सिर्फ 1.5 साल है, और ओजोन डिप्लीशन करने का पोटेंशियल भी इसका अगर बहुत ही कम है, मतलब 1% से भी ज्यादा कम, मतलब करीब 0.1% के आसपास इसका है। और जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, इसकी वजह से जो भूतापन या भूमंडलीय तापन की जो इसकी क्षमता है, ये भी बहुत कम है। तो ये जाहिर सी बात है कि इन दोनों की तुलना में इसको यूज करना बहुत सेफ है।
उसी प्रकार से एक देखिए ये HFC 32, इसकी हाफ लाइफ 6.7 ईयर्स है, मतलब इनकी तुलना में तो खैर बहुत कम है। और लेकिन इसका जो ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल है बिल्कुल जीरो है, और जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है यानी भूमंडलीय तापन करने की जो क्षमता है वो भी बहुत कम है। तो कहने का मतलब अगर हम इन कंपाउंड्स की बजाय अगर हम इसको यूज करें या इन सबको यूज करें तो ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। और इसीलिए अब धीरे धीरे ऐसे फ्रिज, ऐसे रेफ्रिजरेटर बनाए जा रहे हैं जिसमें इनका उपयोग ज्यादा होता है। आपने देखा होगा कि जो फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, उसे 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार ऐसे करके कुछ लगा हुआ रहता है। वो जो स्टार है वो इस बात का सूचक होता है कि वो फॉर एनवायरमेंट वो कितना सेफ है। जो जितना ज्यादा स्टार वो उतना ही सेफ है, क्योंकि उसमें उन कूलेंट गैसेस का उपयोग किया गया है जिनमें ओजोन डिप्लीशन की क्षमता या तो कम है या नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग की क्षमता कम है या नहीं है, और वातावरण, पर्यावरण में या वायुमंडल में उसकी रहने की जो लाइफ है वो भी कम है। ओजोन लेयर जो है ये अंटार्कटिका में सबसे पहली बार 1985 में देखा गया था, और ये एक्चुअली देखा गया सैटेलाइट इमेज और दूसरी चीजों से कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। एंड दिस वाज अ सीरियस कंसर्न, ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय था पूरी दुनिया के लिए। फिर वियना में ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए 1985 में एक कन्वेंशन हुआ, और वहां पर एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल कनाडा में है, वहां पर फिर बाद में एक इसको एडॉप्ट किया गया, पूरी दुनिया के सारे देशों ने एडॉप्ट किया गया। और 1987 में 1987 इंटरनेशनल फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटिंग सीएफसी को रेगुलेट करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया पूरी दुनिया में, और उसमें यह कहा गया कि किस प्रकार से इस ओडीएस यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के हम प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। और आज की तारीख में 168 या अभी थोड़ा सा पुराना डेटा है, मतलब करीब 170 या उससे ज्यादा कंट्रीज इसके सिग्नेचरी हैं। अब देखिए ये इमेज है, इस इमेज में आप क्या देख रहे हो कि ये जो ब्लू कलर जो आप देख रहे हो ये मतलब यहां पर ओजोन का लेयर बहुत ज्यादा डिप्लीट हुआ है। उसका पता कैसे लगाएंगे? तो ओजोन लेयर का पता लगता है यहां से डॉप्सन यूनिट में। आप देखिए कि अगर ये 610 है मतलब ओजोन का लेयर बहुत सही है, बहुत अच्छा लेयर है। अगर ये लाल है, धीरे धीरे पीला हो गया मतलब कम हुआ, थोड़ा और लाइट हुआ तो और कम हो गया। और अगर ये इस प्रकार का ब्लू या वायलेट कलर, बैंगनी का कलर हो गया तो इसका मतलब कि डॉप्सन यूनिट 90 है, 90 मतलब ये खतरनाक लेवल पर पहुंच गया। तो ये अलग अलग टाइम पर, जैसे सितंबर 24, 2001 वहां पर देखा गया कि ये जो ओजोन लेयर का इतना बड़ा का डिप्लीशन का इतना बड़ा पैच मिला। सितंबर 24, 2002 में ये कंडीशन थी और 2003 में ये कंडीशन थी। तो कहने का मतलब कि अलग अलग टाइम पे जब भी देखा ना, ये देखिए हर समय एक ही डेट पे देखा गया है, तो ये हमें मानना चाहिए कि जो क्लाइमेटिक इफेक्ट नहीं है या टेम्परेचर का नहीं है, लेकिन क्योंकि क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है तो नहीं कह सकते कि अंटार्कटिका में या ध्रुवीय प्रदेश में उसमें सर्दियां पिछले साल की तुलना में कितनी ज्यादा रही होंगी या कम रही होंगी, क्योंकि जो वहां का टेम्परेचर है वो उस पर बहुत डिपेंड करता है कि ओजोन लेयर में कितना डिप्लीशन होगा। लेकिन अगर इतना डिप्लीट हो गया, इतना बड़ा जो पैच दिख रहा है, जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अभी लेटेस्ट मेरे पास डायग्राम नहीं है, अगर आप संपर्क करेंगे तो मैं वो डायग्राम आपको दिखाऊंगा। 1992 में एक यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज का जो एक मीटिंग हुई, तो वहां पर एक क्योटो प्रोटोकॉल एडॉप्ट किया गया 1997 में, जिसको ये था कि 2005 से दुनिया के करीब सारे देश जो भी सिग्नेचरी हैं सब उसको मानेंगे, है ना। और उसमें यह कहा गया कि जो सीएफसी मिशन है उसको हम 6% करीब हर साल कम करेंगे। और फिर नवंबर में 2006 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है उसको फिर से रीइटरेट किया गया कि इसको हम धीरे धीरे और हम इसको कम करेंगे। तो क्योटो प्रोटोकॉल जब से लागू हुआ है तब से ये देखा गया है दुनिया में सीएफसी का प्रोडक्शन कम हुआ है। जैसे देखिए ये डेवलप कंट्री है,
ये 2005 से पहले मतलब इतना प्रोडक्शन था, लेकिन अब उनका जो CFC प्रोडक्शन है वो इतना सा रह गया। मतलब there is a decrease by 72.7% decrease in the production of CFC या release of CFC by developing country, मतलब जो विकासशील देश हैं उसमें इतनी कमी आई है। जो विकसित देश हैं उन्होंने करीब करीब 99.2% कम किया। और ओवरऑल जो फिगर है कि इस क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट करने के बाद करीब करीब पूरी दुनिया के सारे देशों ने CFC का रिलीज जो है 95% तक अपना घटाया है, अगर ये डेटा सारे देश सही दे रहे हैं। तो जो HFC है इसमें कोई क्लोरीन नहीं होता, ये सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन से बने होते हैं, तो इसका ओजोन लेयर पर कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए HFC का यूज किया जा सकता है जो कंपाउंड ने बताया। और क्योंकि जो भी क्लोरीन बियरिंग कंपाउंड है ये सारे के सारे ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं, और फ्लोरीन जो है वो ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो लेकिन होता क्या है कि ये जो HFC है ये भले ही ओजोन लेयर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बट दे डू काउज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जरूर होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट होने का मतलब कि जो भूमंडलीय तापन है, भूमंडल का जो तापमान है, जो पूरी दुनिया का तापमान है वो बढ़ता है। अब इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? तो इससे क्या होता है कि आंख में मोतियाबिंद होने की समस्या हो सकती है। जब अल्ट्रावायलेट के अभी भी जैसे कहते हैं जो मोतियाबिंद के पेशेंट होते हैं, जो आंखों की जो, उनको कहते हैं कि आप जब वो चश्मा पहनते हैं तो चश्मा ऐसा पहनिए जो यूवी को फिल्टर करे, है ना। तो ऐसे लेंसेस आने लगे हैं जो यूवी को फिल्टर करता है। मतलब चश्मे में भी आप ऐसे लेंस लगा सकते हैं जो यूवी को फिल्टर करें, अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर करें। या ऐसे गॉगल्स लगाएं, पर्टिकुलरली जब आप ड्राइव करते हो, बाइक चलाते हो, धूप में चलते हो, तो आपको ऐसे करने से कैटरैक्ट से आदि बच सकता है। उसी प्रकार से ये हमारे जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो इम्यून सिस्टम है, उसको संदमित करता है, उसको मतलब उसकी एक्टिविटी को कम करता है, जिसकी वजह से हम कई प्रकार के व्याधियों और संक्रमणों के प्रति ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। इससे स्किन कैंसर होने की समस्या हो सकती है, आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है। पूरी दुनिया में कॉर्न है, मक्की है, राइस है, सोयाबीन है, इसके प्रोडक्शन पे बाकायदा रिसर्च किया हुआ है। वो स्लाइड में आपको नहीं दिखा रहा हूं अभी, लेकिन आप ये मानिए कि इसके ओजोन लेयर के घटने से क्या होता है कि जो पराबैंगनी किरणें आती है वो इन फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान करती है। इनका जो यील्ड है, इनकी जो उपज है, उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार से जो एक्वेटिक प्लांट हैं, जो ऐसे प्लांट हैं जो पानी में रहते हैं, समुद्र में पाए जाने वाले जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं या दूसरे जो पौधे हैं, ये डैमेज होते हैं। और ये अगर डैमेज होंगे तो समुद्र का जो फूड चेन है, जो खाद्य श्रृंखला है, वो बाधित होती है और उससे समुद्री जीव जो है उनके अस्तित्व पर संकट आता है। दूसरी बात की प्लास्टिक और दूसरे पदार्थ को ब्रेक डाउन करते हैं, जिसकी वजह से कि जो स्ट्रक्चर जितने भी चीजें हैं दुनिया में, उसका नुकसान, वो उनका क्षरण या वो जल्दी खराब होते हैं, उनका नुकसान होता है। उसी प्रकार से जब होता क्या है कि जो ओजोन डिप्लीट होने के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग होती है, और आप देखते हैं कि जो CFC है वो ग्रीन हाउस गैस भी है। तो अगर भूमंडलीय तापन होगा तो क्या होगा? जो ध्रुवीय प्रदेश पे जो जमा हुआ बर्फ है वो मेल्ट करेगा तो सारा समुद्र में आएगा, समुद्र में आएगा तो समुद्र का लेयर बढ़ेगा, समुद्र का लेयर बढ़ेगा तो कई ऐसे देश हैं जो लो लाइन एरिया में है, वो क्या हो जाएंगे, वो जलमग्न हो जाएगा। जो बस्तियां हैं, जो आवासीय बस्तियां हैं, वो जलमग्न हो जाएगी। बांग्लादेश में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पिछले 30 साल में उनकी करीब 10% जमीन जो है वो समुद्र के अंदर चली गई है। उसके बाद ओशन फ्रंट की जो प्रॉपर्टी है, जैसे जहां भी ओशन फ्रंट होता है, जहां भी समुद्री किनारा होता है, उससे कई तरह की चीजें प्राप्त की जाती है। उससे फिशरीज का एक रिसोर्स होता है। जैसे आप देखिए बॉम्बे हाई में हमारे यहाँ ONGC का एक पूरा एक्सप्लोरेशन प्लांट है, वहां से गैस निकलती है, प्राकृतिक गैस निकलती है। तो अगर वो एरिया जलमग्न हो जाएगा तो क्या होगा? वो रिसोर्सेज जो हमें समुद्र से मिलते हैं या तटीय क्षेत्रों से मिलते हैं, उसका नुकसान हो जाएगा। उसी प्रकार से जो मिड वेस्ट है, वो कई इलाके ऐसे हैं, मध्य पूर्व के इलाके हैं, मध्य पश्चिम के इलाके हैं, वो रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाएंगे। और
कनाडा और साइबेरिया, ये आज की तारीख में ये वैसे तो बर्फ से ढके हुए हैं, लेकिन अगर ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी या इसका ओजोन का डिप्लीशन ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा, वो क्षेत्र उपजाऊ हो जाएंगे और वहां पर क्या होगा कि वहां बहुत ज्यादा मात्रा में हम अनाज पैदा कर सकते हैं। इससे क्या होता है, प्री मैच्योर एजिंग होती है, आदमी जल्दी बूढ़ा हो जाता है, चेहरे पे ब्राउन स्पॉट्स जो वगैरह होते हैं इसकी वजह से होता है। इम्यून सिस्टम के बारे में, प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में हमने आपको बता दिया पहले ही। और होता क्या है कि कुछ फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं, जो आपके एक्सपोजर को सन के प्रति इफेक्ट करते हैं, जैसे बादल हैं, कुहासा है, पॉल्यूशन, ये कुछ हद तक यूवी रेज को ब्लॉक करते हैं। उसके बाद एंगल, जैसे जो आदमी इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा के आसपास जो देश हैं, उनको ज्यादा नुकसान है, पोल पर के लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं है। जैसे जो भी वर्षावन वाले क्षेत्र हैं, आप देखिए भूमध्य रेखा, हम लोग क्या है, हम लोग कर्क रेखा के आसपास है, तो कर्क रेखा पर हम ध्रुवीय जो भूमंडलीय रेखा पर रहने वाले लोग हैं उसकी तुलना में थोड़ा ज्यादा सेफ हैं। नून में ज्यादा होता है, मॉर्निंग में कम होता है और इवनिंग में कम होता है। एल्टीट्यूड, हाइट, कितनी हाइट पे आपकी बस्ती है, पहाड़ पे आप रह रहे हो, समुद्र तल पे रह रहे हो, उससे नुकसान पहुंचाते हैं। ये सारी चीजें जो यूवी एक्सपोजर है वो हमारे प्रभावित करती हैं। क्या करना चाहिए हमें, तो हमें सबसे पहला काम ये करना चाहिए, सीएफसी बनाना बंद कर देना चाहिए, या उसके जो अल्टरनेटिव हैं एचएफसी, उसका यूज करना चाहिए, या फिर कोई और दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। और वो जो हमने टेबल बताया था उससे आपको पता चल गया होगा कि बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं, तो सेफ अल्टरनेटिव हमें यूज करना चाहिए। और गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि जो ऐसी इंडस्ट्री जो कूलेंट बना रही है, जो फ्रिज बना रही है, इन पर एक मैंडेटरी हो जाए कि आपको इन्हीं गैसेस का इस्तेमाल करना है। भले उसकी प्राइस अगर मार्केट में बढ़ जाती है तो बढ़ने दो, लेकिन अगर इससे गवर्नमेंट अगर इस पे थोड़ी स्टिक करेगी तो ये चीजें संभव है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसके साथ ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल हो तो जरूर आप पूछें।